बेटा अपन आज प्रूव करेंगे F=R/2। वो भी किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए अपन प्रूव कर चुके थे। तो पहले हम बना लेते हैं एक उत्तल दर्पण। ये हमने बना लिया एक उत्तल दर्पण। डायग्राम बनाएंगे। हमने कहा था उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जिस भाग में वक्रता होती है, ये इस भाग में वक्रता है, तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होगा और यहाँ पर इसका फोकस होगा। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे आज। तो एक प्रकाश किरण लेते हैं जो कैसे आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये एक प्रकाश किरण ली हमने जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। समांतर जब आपतित होती है तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है? फोकस से। क्योंकि ये दर्पण है तो ये अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकती, तो ये कहाँ जाएगी? वापस चली जाएगी। पर ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर जा रही है, तो इसको हम इस प्रकार से मिला के ये इस दिशा में चली जाएगी। तो ये समांतर आपतित हुई और वापस परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली गई? ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर परावर्तित हो रही है, जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक वक्रता अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो अभिलंब बना देते हैं। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है तो इसको मिला दो आपस में, तो ये बन जाएगा अभिलंब। तो ये बन गया अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। अब अभिलंब हो गया तो इसका नाम दे देते ए बी और ये डी दे देते, सी हम दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको भी नाम दे देते ई। ठीक है, और ये हो गया हमारा आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। तो आपतन कोण को आई नाम दे दिए। और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आर नाम दे दिए। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे कि हमने अवतल दर्पण में प्रूव करने के लिए कुछ चीजें याद कर ली थी, पहले ही समझ लिया था, इसी प्रकार से इसे भी प्रूव करने के लिए हम कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं। पहला इसमें उपयोग करेंगे वही वाला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसको और समझने के लिए हम चित्र बना लेते हैं छोटा सा। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। आपतन कोण आई बराबर होता है आर। ठीक है, ये परावर्तन का पहला नियम लगा लेंगे। दूसरी कंडीशन में हमने कहा था ये भुजा इसके समांतर है, तो ये दो समांतर भुजाएं बना लेते हैं। ये समांतर पैरेलल रेखाएं हो गई। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये देखो, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये समांतर इसके समांतर है। ठीक है, और एक त्रिअच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या होता है कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको इसी की जैसे यदि समझना चाहे तो इस प्रकार से हम एक त्रिअग्र रेखा ले लेते हैं, तो ये आपस में ये कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? संगत कोण। ठीक है, ये संगत कोण होने के कारण आपस में बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन लगाएंगे हम, तीसरी स्थिति लगाएंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तो ये भुजाएं आपस में कैसे होगी? बराबर होगी। तो इस कोण को हम इस कोण के बराबर प्रूव कर देंगे, तो ये भुजाएं भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता है किसी त्रिभुज में दो कोण यदि बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। अगली कंडीशन इसमें ये लगाएंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो ये यदि ये दर्पण है और ये रेखा है, ये द्वारक छोटा हो तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनका उपयोग करते हुए इसको सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चित्र का वर्णन करेंगे। चित्र का वर्णन आप ही को करना है, आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर नोट क्या करेंगे? माना MN एक उत्तल दर्पण है, F जिसका फोकस, C वक्रता केंद्र है, तथा
ए बी कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस, यहाँ पे नाम नहीं दिए हैं हमने तो ये नाम दे देंगे, इसको ई नाम देते हैं और इसको एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ई डी दिशा में चली जाएगी। ठीक है, माना ए बी एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और यह परावर्तन के पश्चात ईडी दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर और लगाएंगे हम पहला नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से क्या हुआ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो गए, इनके नाम लिख लेते हैं, कोण ए बी एफ, ए बी एफ, ई एफ, एफ भी दे चुके तो इसको जी नाम दे दो, ई एफ, ए बी जी इक्वल जी ई डी, कोण जी ई डी, ये बराबर हो गए। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। दूसरा नियम क्या, ये नियम लगा चुके हम। दूसरा नियम क्या होता है, संगत कोण बराबर हो, और संगत कोण बराबर हो तो संगत कोण लगा देते हैं, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर देखो ये भुजा समांतर है तो क्या होगा, ये जब समांतर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, ये इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कोण लिख लेते हैं हम, कोण ए बी जी बराबर, इस कोण का नाम लिखते हैं एफ सी ई, कोण एफ सी ई। और ये क्यों लिखे हमने, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, और चाहे तो आप लिख सकते हो संगत कोण। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इस दोनों में देखो ये आपस में आप कैसे हो गए, एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको आरएचएस बराबर ले लेते हैं, कोण जी ई डी, यहाँ इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे, जी ई डी बराबर कोण एफ सी ई, समीकरण 3। ठीक है, अब ये लगा चुके हैं अपन। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और लगेगी, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में क्यों बराबर होंगे, ये वाला कोण इस कोण के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर एक पांचवी कंडीशन लिख देते हैं, ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखो ये वाली भुजा ये सीधी, ये वाली सीधी ये गई है और ये भुजा ये गई है, तो इन दोनों भुजाओं के शीर्ष के विमुख जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम बराबर ले लेते हैं। तो कौन सा कोण, कोण जी ई डी लिख चुके हैं हम, जी ई डी, तो जी ई डी, ये वाला कोण जी ई डी इक्वल होगा किसके, ये होगा एफ ई सी के। तो कोण एफ ई सी के, और ये क्यों बराबर हो, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये आपस में कैसे हो गए, बराबर। यहाँ पे भी इक्वेशन इसको दे देते हैं 4। इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये भी एलएचएस बराबर है, इसके एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
क्या होगा कि इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 और 4 से क्या होगा, ये दोनों बराबर है LHS, तो RHS भी बराबर होंगे। कोण FCE, FCE किसके बराबर होगा, कोण FEC के। ठीक है, अब इसको चित्र में देखते हैं। FCE ये वाला कोण और FEC ये दोनों कोण आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। फिर से वो आपस से त्रिभुज वाली कंडीशन लगा देंगे कि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज FCE में ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख, दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे इसको। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो भुजाएं लिख देते हैं। ये दो कोण बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं लिख देते। तो FCE तो इस कोण के सम्मुख भुजाएं ये वाली हो गई, तो इसको लिखते हैं EF किसके बराबर होगी, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, ये FC, तो FC इसके बराबर हो गई। समीकरण नाम दे देते इसको अगला 5। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या जोड़ेंगे, ये ध्रुव P है तो P, पहले तो हम एक चीज और लगाएंगे कि ये द्वारक छोटा हो तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो एक चीज और लगा देते हैं, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये भुजाएं आपस में, ये भुजा आपस में कैसे होगी, बराबर होगी। तो ये EF इसके बराबर होगी, PF के बराबर होगी। तो ये PF के बराबर हो गई, इक्वेशन 6। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण 5 और 6 से क्या होगा, फिर से इसके LHS बराबर आ गए तो RHS क्या होंगे, बराबर होंगे। तो FC बराबर PF, समीकरण 7। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में PF जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर तो जोड़ दो, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यहाँ FC प्लस PF इक्वल PF प्लस PF। तो यहाँ पर क्या हुआ, चित्र में देखेंगे, FC प्लस PF FC में PF जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा PC, तो ये टोटल जाएगा ये PC इक्वल PF कितने PF हो गए, 2 PF हो गए। ठीक है, तो ये 2 PF हो गए। यहाँ पर लगा देंगे हम चिन्ह परिपाटी से PC का मान कितना होता है हमको पता है, -R होता है। माइनस क्यों होता है, माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा क्योंकि अब PC आपतित प्रकाश की दिशा में चल रहा है। और क्या होगा, PF ये F होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी हम आपतित प्रकाश की दिशा में चल रहे हैं, माइनस नहीं लगेगा। अवतल में क्या हुआ था, माइनस लगे थे, क्यों, क्योंकि हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चल रहे थे। अभी सही है, ठीक है, प्लस रहेगा। अब इसका मान रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा R इक्वल 2F, F इक्वल निकालेंगे तो R/2, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये इस प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध हो गया F बराबर R/2। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो हमने क्या लगाया, सबसे पहले आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पहले आपको याद रखना है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये लगाना है। दोबारा क्या लगाना है, दोबारा लगाना है आपको संगत कोण। तो हम लगा देंगे संगत कोण, ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। फिर तीसरी कंडीशन लगानी है आपको शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण
ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ये दो रेखाएं हैं आपस में काट रही है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तीसरी कंडीशन हो गई है। चौथी कंडीशन आपको ये लगाना है कि ये त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो ये कंडीशन हो गई। फिर अगली कंडीशन आपको लगानी है कि द्वारा छोटा हो तो ये भुजाएं आपस में बराबर होती है। इस प्रकार से आपका सारा व्यंजक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।